मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल इस पहले सत्र में हम बात करेंगे कि जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और साइबर क्राइम, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे पूनम जी कि साइबर क्राइम की बात करें। साइबर क्राइम लगातार तेजी से बढ़ रहा है, ना केवल साउथ हरियाणा, पूरे देश में इस तरह की एक स्थिति बनी हुई है। और देखने में जो आ रहा है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे जगह है जहां से इन क्राइम्स को जो है वो किया जा रहा है। तो पुलिस के तौर पर क्या कुछ हम कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से जो है साइबर क्राइम के ऊपर हम लगाम लगा सके? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मामले लगातार वो दर्ज भी हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में वो साइबर क्राइम करते हैं और कई बार ये शिकायत लोगों की भी होती है कि पुलिस उन तक पहुंच नहीं रही है। पहले तो आपका धन्यवाद के लिए इस कॉन्क्लेव में। जहाँ तक बात है साइबर क्राइम की, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि साइबर क्राइम बढ़ क्यों रहा है। पहले ट्रेडिशनल क्राइम होता था, आजकल इंटरनेट का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन है, आपकी डिजिटल सर्विसेज कहीं ना कहीं हर जगह हमारा इंटीग्रेशन हो रखा है डिजिटल सर्विसेज का। तो साइबर क्राइम नेचुरल है कि जो क्राइम है वो ऑब्वियसली वो भी डेवलप करेगा इन दैट वे। और जहाँ तक बात है पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से इस चीज़ में, इस मुहिम में लगी हुई है। एक तो हम साइबर अवेयरनेस, पहले तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं जगह जगह। वी आर कंडक्टिंग सेशंस स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन इंडस्ट्रीज में जाके वी आर टेलिंग पीपल कि हमारा साइबर हेल्प डेस्क है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 1930 हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रखा है, जिस पे आप इमीडिएटली अगर रजिस्टर करेंगे, अगर कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है, कोई भी साइबर आपकी कंप्लेंट है, तो यू कैन इमीडिएटली कॉल ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर। साथ ही हमारे हर पुलिस स्टेशन में यू कैन गो, मतलब जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आप वहाँ जाके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ हर रेंज में और हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन भी है, जहाँ पे पर्टिकुलरली हम साइबर कंप्लेंट्स को डील कर रहे हैं। और वहाँ पे वही साइबर कंप्लेंट्स को डील करने के साथ साथ व्हेन वी क्रैक अ गैंग, हम उसकी भली भांति न्यूज़पेपर में, मीडिया में वी आर टेलिंग देम व्हाट इज अ मोडस ऑपरेंडी, किस तरीके से गैंग ऑपरेट करते हैं। वी आर इवन कंडक्टिंग सेशंस इन कोलैबोरेशन विद बैंक्स, ताकि हम लोगों को बता पाएं कि वो ओटीपी शेयर ना करें किसी से। क्योंकि साइबर क्राइम जहां तक बात है, आपके फोन पे एक छोटा सा मैसेज आ जाता है, आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक मैसेज है, पर वो है नहीं। आपसे ओटीपी शेयर करने की लोग आपसे कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आप उनसे ओटीपी शेयर करें। तो वो एक जागरूकता, मुझे लगता है कि 3 पहलू में हम काम कर रहे हैं। पहला तो जागरूकता, जनता के बीच में एक जागरूकता लाना कि आप साइबर क्राइम को पहले समझें, ये क्या होता है, किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी रहती है और किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। सेकेंडली, प्रॉम्प्ट रिस्पांस। हमारी सारी यूनिट्स को सख्त हिदायतें हैं कि जैसे ही कोई साइबर कंप्लेंट हमारे पास आती है, हम उसमें इमीडिएटली वी टेक इमीडिएट एक्शन। शिकायत यहाँ पर रहती है पूनम जी की, जो शिकायतकर्ता पहुंचता है तो कई बार ये एक रिस्पॉन्स मिलता है पुलिस की तरफ से कि नहीं, 5,000 रुपए की ठगी हुई है, इसको हम डील नहीं कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो सुविधाओं का अभाव भी है पुलिस के साथ, कि अगर आपको यहाँ से अगर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर जाना है पकड़ने के लिए, तो वो एक तंगी भी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि पुलिस 5,000 की कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेती है। हमने पीछे हमारे यहाँ पे छोटी से छोटी कंप्लेंट्स, अगर रेवाड़ी की मैं बात करूं तो एज लो एज अमाउंट एज 4,000 भी हमने रिकवर करके दिए हैं, और एज मतलब 92,000, 1 लाख से ऊपर भी की राशि भी हमने रिकवर करके दी है। यहाँ पे जो समझने की जरूरत है वो ये है कि कितनी जल्दी आप पुलिस तक पहुंचते हैं, आप बताते हैं। जैसे ही आपके खाते से डेबिट हुआ, वो अनऑथराइज्ड डेबिट था, आपको इमीडिएटली पुलिस को बताना चाहिए, इमीडिएटली आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना चाहिए। उससे होता क्या है कि कई बार आप जो आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, आपका डेबिट हो गया, तो जो मर्चेंट को भी गया वो इमीडिएटली हम ब्लॉक करा देते हैं। अगर वो ब्लॉक ही नहीं हुआ तो पैसा मतलब आने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो काफी सारी चैनल्स हमें करने पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि हम
छोटे से छोटा अमाउंट भी हमारे लिए क्राइम इज क्राइम, वेदर इट इज अ माइनर क्राइम और इज अ मेजर क्राइम। चलिए, अच्छी बात है अगर पुलिस वहां तक पहुंच रही है, लेकिन ये कुछ शिकायतें रहती है और पब्लिक की शिकायतें, आम लोगों की शिकायतें। स्वास्थ्य की बात करते हैं सर। 2 साल कोविड के बीते, अब हम लगभग वहां से बाहर आ चुके हैं। अनुभव तो हमने बहुत किया कि हाँ, इन व्यवस्थाओं को बेहतर करना है, लेकिन क्या हम अपनी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर कर पाए? क्योंकि अभी भी दिक्कतें बहुत सारी है। जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, उस तक वो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जो पहुंचना चाहिए, सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं, वो पूरी तरह से नहीं पहुंचता है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपने हमें यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया और ये चर्चा की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने ठीक कहा कि 2 साल से हम कोविड महामारी में, हम ही नहीं सभी लोग बड़े व्यस्त थे और थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि आम आदमी स्वास्थ्य सेवाओं के लेने हॉस्पिटल नहीं जा सकता था। हॉस्पिटल में कुछ बंद भी थे, कुछ दिक्कतें भी थी, लेकिन पिछले 2-3 महीने से हमारी जो जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं सारी बिल्कुल रूटीन रूप से ठीक हो गई है। तो जैसे मैं बात करूँ जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की, जच्चा बच्चा की, तो हमारे जैसे हॉस्पिटल में जैसे रेफरल ट्रांसपोर्ट है, हमारा 102 108 की सर्विसेज है, तो उससे जो डिलीवरी सर्विसेज हमारे बेहतर इम्प्रूव हुई है। और जो रेवाड़ी ज़िले की मैं बात करूँ तो हमारी जो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है 99% के ऑलमोस्ट है। तो अम्बाला के बाद हम हरियाणा में नंबर 1 पे हैं। और जैसे कि आप बात करो जैसे डिलीवरी सर्विसेज की, तो हमारे सभी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री उपलब्ध हैं, एमटीपी फ्री उपलब्ध हैं। और जो नवजात शिशु की बात करूं तो हमारे पास न्यूनेटल में भी सभी तरह की बीमारियों की सुविधा उपलब्ध है। और रेफरल ट्रांसपोर्ट के तहत जितने भी सिक यानी जो जच्चा है उसको लाने की सुविधा उपलब्ध है। और जितने न्यूबॉर्न हैं 1 महीने से 5 साल तक बच्चे, उनको लाने की भी सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। और मैं अगर दूसरे प्रोग्राम की बात करूं तो जैसे डिलीवरी में ही अगर हमारे पास कोई मरीज एडमिट होता है तो उसको 2 दिन तक डाइट भी हरियाणा सरकारी तरफ से मुफ्त दी जाती है 100 रुपए के हिसाब से। और उसके बाद जितने भी बच्चे अगर एडमिट होते हैं छोटे हमारे पास, उनको भी हम मुफ्त दवाइयाँ, और उसके बाद उनके जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो हम करते हैं। इवन जो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास नहीं हुई तो भी हमने लैब आउटसोर्स करी हुई, ताकि आम जनता पे कोई भी पैसा खर्चा ना पड़े। वंदना जी, तमाम तरह की सुविधाएं जैसा बताया डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने, अगर तमाम तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं उस गरीब आदमी को, उस आम आदमी को, फिर भी ऐसी क्या परेशानी है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या जो नर्सिंग होम है उनकी तरफ उसे मुंह ताकना पड़ता है? क्योंकि जब भी वो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वो जो सुविधाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो शायद पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। तो अभी ज़रूरत है कि पूरे साउथ हरियाणा में उन सुविधाओं को और बेहतर किया जाए। गुरुग्राम की बात करें तो आपके पास अभी तक हॉस्पिटल भी नहीं है। देखिए राज, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। एक ट्रेंड सा बन गया कि वहाँ पर फैसिलिटी अच्छी मिलेगी तो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 2014 से जब से हमारी सरकार आई है, हमने स्ट्रक्चर बेस काम नहीं किए हैं, हमने ज़मीन पर काम किए हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बना दिया उसको छोड़ दिया। कुछ काम होते हैं लॉन्ग टर्म, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म। तो छोटे समय के लिए दिखा देना कि हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया और उस पर इतने हॉस्पिटल बना दिए, ये काम कर दिया, लेकिन बेसिक चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती थी। उन बेसिक चीज़ों पर काम करना हमने 2014 के बाद शुरू किया। वो सभी ने माना भी है कि आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी, वो ज़मीन पर काम करते हैं। अगर आप शिक्षा की बात करें तो किस तरह से सुपर 100 का उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रेवाड़ी में वो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और उसमें 100 बच्चों को चुनकर जिनके पास साधन नहीं थे उनको कहा गया कि आपको हम कोचिंग देंगे, और उसके बाद वो IIT-IIM में सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जो सुपर 100 का कार्यक्रम था, सुपर 600 बन चुका है और भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में इसको फैला दिया गया है। जहाँ तक अगर आप बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं। आपने गुड़गांव के हॉस्पिटल का भी यहाँ पर जिक्र किया, तो आपको बताना चाहूँगी कि अभी विधानसभा में सत्य प्रकाश जरावता जी ने एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था कि उसके जवाब में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि हमारा नया हॉस्पिटल प्रस्तावित है, बहुत जल्दी बन रहा है। अगर मैं दक्षिण हरियाणा की बात करूं
एम्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बनने जा रहा है। एम्स हर मायने से कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा साउथ हरियाणा के लिए, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान से भी कनेक्टेड लोग हैं। यहाँ पर साउथ हरियाणा में कहीं पर भी हेल्थ फैसिलिटी में जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते थे, तो एम्स एक बड़ा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनकर आया है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी और हेल्थ फैसिलिटी को भी लेकर की। माना कि थोड़ा सा वो लेट हो गया क्योंकि कुछ थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हुआ, और अभी और भी जरूरत है कि उसमें थोड़ा तेजी आ जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा। गरीब आदमी को सुविधाएं आसानी से और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। दक्षिण हरियाणा के लोग उत्कर्ष इस जी, चीज को जानते और मानते भी हैं। प्राइवेटाइजेशन के कोई खिलाफ नहीं है, क्योंकि सुविधाएं तो लोगों को चाहिए ही। लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लगातार ये बात उठती है कि बहुत ज़्यादा जो है वो चार्जेस लेते हैं, और इस वजह से गरीब आदमी के लिए एक मुश्किल होती है। तो क्या ज़रूरत नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, देखिए जिम्मेदारी एक सेवा भाव तो है ही, उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जो आर्थिक तौर पर भी कुछ इस तरह का एक मॉडल बनाया जाए तमाम हॉस्पिटल्स के द्वारा, कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर वो इलाज नहीं करा पा रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आसानी से इलाज करा पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल जा नहीं सकते, और सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाएं तो खैर हम जानते हैं, या कहें कि बहुत ज़्यादा दबाव भी उनके ऊपर है। देखिए, आपका सवाल बहुत सही है, पर उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट सिस्टम है हेल्थ केयर इंडिया का, वो भारत के हेल्थ प्रणाली का एक मेजर पार्ट है। एंड 70% से ज़्यादा लोग उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके स्वस्थ होते हैं। तो और भारत के स्वास्थ्य को बढ़ाने में प्राइवेट सिस्टम का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। इनफैक्ट कोविड के दौरान भी जो मेजर ब्लंट था लोड का, वो प्राइवेट नेटवर्क ने ही उठाया था। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ में दो फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा कि इवन दो प्राइवेट जो ट्रीटमेंट होता है कॉस्टली होता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है, वो अभी भी 6 से 8% पे है। रिसेंटली मैं मैकेंजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें भी यही लिखा था कि जो हेल्थ केयर इन्फ्लेशन इंडिया में है, लास्ट ईयर को डिस्काउंट कर दें तो 6 से 8% के आसपास है, और जो कि जनरली रिटेल इन्फ्लेशन रहता भी है। तो हेल्थ केयर कॉस्ट भी हेल्थ केयर देश के इन्फ्लेशन के हिसाब से ही बढ़ रही है। लेकिन मैं इसमें गवर्नमेंट का भी थैंक्स कहना चाहूँगा, जिन्होंने रिसेंटली आयुष्मान भारत की स्कीम लॉन्च करी, जिसकी वजह से अब प्राइवेट हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है वो गरीबों को भी एक्सेसिबल हो गया है। और हम जिस हॉस्पिटल्स में हैं, जैसे उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है या बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सभी उस स्कीम के दौरान लाखों मरीजों को इलाज कर रहे हैं। तो अब चीज़ें बदल रही हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अब एक्सेसिबल नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक्सेसिबिलिटी से ज़्यादा अब क्वालिटी पे भी थोड़ा इंपॉर्टेंस आनी चाहिए। ये ज़रूर, अगर हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, हमें मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस करना है, तो हमें क्वालिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से नेक्स्ट 20 ईयर्स जो साल होंगे वो डेटा ड्रिवन के होंगे, डिजिटलाइजेशन के होंगे, जिसमें सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी लाया है। तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड अगले 20 सालों में बहुत बदलाव आने की उम्मीद है, और आखिरी 10 सालों में भी आए भी हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं बदलाव आए, और जल्दी ये बदलाव आए। पूनम जी, जो बदलाव की बात हो रही है, जामताड़ा के बाद मेवात जो है वो साइबर क्राइम का एक बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। और अगर हम बात करें कि वो जितने भी जो इस तरह के गैंग है या गिरोह हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो इस तकनीक को बखूबी समझ रहे हैं, और इस कदर समझ रहे हैं कि मिनटों में, चुटकी भर में जो है वो बैंक खाते खाली कर देते हैं। तो हमारी पुलिस जो है वो तकनीकी तौर पर कितनी मजबूत हुई है, और उसको कितना मजबूत होने की और ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, आफ्टर जामताड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मेवात बहुत, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि मेवात एक हब की तरह उभर रहा है, और ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास में दस्ते आते हैं। पर उसी के साथ में जहाँ तक बात है हरियाणा पुलिस की और रेवाड़ी पुलिस की, तो हम लोग कंटिन्यूसली, मतलब हर 15 दिन में हम अपने आईओस की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की हम साइबर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट्स हम सिर्फ लोकल तक लिमिटेड नहीं है, हम साइबर एक्सपर्ट्स ऑल ओवर इंडिया से बुला रहे हैं, क्योंकि कई बार जो जामताड़ा जिस तरीके से फिशिंग और जिस तरीके से वो आइडेंटिटी स्टील करके फ्रॉड कर रहे थे, कुछ गैंग्स अलग टेक्निक अपनाते हैं और कुछ गैंग्स अलग टेक्निक अपनाते हैं। तो वो मोडस ऑपरेंडी समझ के उसको किस तरीके से हमें काउंटर करना है, वो सारी चीज़ें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आईओस को बताएं। उसके साथ में मुझे लगता है कि
सिर्फ पुलिस को ऑगमेंट करने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आम जनता के बीच में ये अवेयरनेस लेके आना, स्पेशली साइबर अवेयरनेस लेके आना, साइबर फ्रॉड को लेके अवेयरनेस लेके आना कि आप अपना OTP बिना वजह किसी से शेयर ना करें। अगर कोई ईमेल आपको आती है और आपको उसमें टेम्पटिंग होता है कि आपको लॉटरी आपने जीत ली है और उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए ताकि आप वो लॉटरी क्लेम कर सकें, तो वो लिंक पे आप क्लिक ना करें। मतलब अनऑथराइज्ड, क्योंकि जनरली हमने देखा है हमारे एक्सपीरियंस में जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो जनरली उन लोगों के हो रहे हैं जो अनइंटेंशनली या एक्साइटेड यानी होकर कि जल्दबाजी और कहीं ना कहीं लालच इसकी बिल्कुल। एक बड़ी वजह बन रहा है जो Yes. आप अपनी गाड़ी कमाई जो है वो खो देते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार, अभी एक आयुष्मान भारत की जो बात की, स्कीम बहुत अच्छी है और इस स्कीम से जो है गरीब आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है इलाज मिलना आसान भी हुआ है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत इसके साथ अभी भी है। वो दिक्कत ये है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने जो तमाम तरह की जो डिजीज है अभी तक पूरी सभी डिजीज को कवर करते हुए पैनल पर नहीं लिया है। बहुत लिमिटेड से ही आप इलाज जो है वो करा सकते हैं। तो ऐसे में जो स्कीम का जो असर है वो अभी बेअसर सा दिख रहा है। इसके लिए राजी मैं बताना चाहूँगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में स्कीम शुरू की थी, तो इसमें ये 5 लाख तक का बीमा ये पूरी फैमिली के लिए मुफ्त था। तो इसमें जो परिवार थे, हमारी जो सर्वे हुई थी 2011 में SCC की सर्वे, जिसमें सोशली इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन थे उनके लिए थी। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए इलाज नहीं है। जैसे मैंने 2 साल पहले भी किसी हॉस्पिटल प्राइवेट में विजिट किया था, तो इतने घुटना प्रत्यारोपण, नी ट्रांसप्लांट भी उसमें आता है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो आम आदमी के लिए जरूरत है वो सारी बीमारियां हैं, इवन हर डिजीज भी स्कीम के है। अंदर तो है, लेकिन हाँ जी। हॉस्पिटल इलाज नहीं दे रहे हैं। सवाल ये है। बिल्कुल, अगर आपको लगता है तो हमारी एक ग्रीवेंसेस मीटिंग होती है कमेटी डी साहब की अध्यक्षता में, तो कोई भी अगर लाभार्थी किसी के साथ ऐसी तरह की दिक्कत हो, अगर हमारे पैनल पे हो तो हमें शिकायत दर्ज करवा सकते, हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तक हमारे पास ऐसे कोई आया नहीं है ऐसा, और अगर कोई आता भी है तो हम तुरंत संज्ञान लेते हैं। वंदना जी, मुझे एक बात ऐड करना जी, चाहूंगी बताइए इसमें। प्लीज। अभी जब बात हो रही है आयुष्मान की, तो मेरे पास कुछ डेटाज हैं जिसका मैं आपको जिक्र करना चाहती हूँ। अगर हरियाणा की बात करें, तकरीबन 607 हॉस्पिटल इसमें सूचीबद्ध किए जा चुके हैं, जिसमें 164 सरकारी हैं और 443 निजी हैं। अभी तक हम 362.88 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। तो मुझे लगता है ये योजना बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दुष्प्रचार भी कर दिया जाता है और कई बार समस्या भी आती है। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आती है, दुष्प्रचार किस स्तर लेकिन पर हो रहा है ये जांचना बिल्कुल आपका काम है, ये भी सरकार का हमारा काम ही है, काम और है, जो और विभाग है उनका काम है। दुष्प्रचार जो है तमाम तरह से होता है और वो जांचना भी हमारा काम है। और लेकिन कई बार सच में भी ऐसा हो जाता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं जो इस तरह की गड़बड़ कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है तो उस पर तुरंत एक्शन हो। और एक लंबी लिस्ट भी है ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल की जो इस तरह का कर रहे हैं कि पैनल पे तो ले लिया, लेकिन अगर उन्हें फायदा नहीं दिख रहा है तो इलाज नहीं करते। तो ये एक राज, बड़ी मुझे परेशानी याद है। है, मुझे समय का याद है। अभाव है वरना जी। जी। एक आखिरी सवाल मैं उत्कर्ष जी से भी ले लेता हूँ, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इसी कैटेगरी में है कि नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है, सेवा भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं और जरूरत भी है। लेकिन आयुष्मान भारत का जो जिक्र किया, स्कीम का जो जिक्र किया, अभी भी ये दिक्कत कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो कमी कहां से लग रही है? क्या हॉस्पिटल्स को ये लगता है कि स्कीम तो अच्छी है लेकिन जो भुगतान जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, या कहां दिक्कत आ रही है कि पूरी तरह से सारी डिजीज को कवर नहीं कर रहे, सिर्फ उतनी ही जहां से वो फायदा दिख रहा है? देखिए, कोई भी स्कीम कई बार लॉन्च करी जाती है तो कई मल्टीपल पैरामीटर को ध्यान दिया जाता है, समय को भी दिया जाता है, और ये भी देखा जाता है कि इतनी वाइब्रेंट इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में लाना आसान काम नहीं होता। वो सारे कंस्ट्रेंट्स को हम समझते हैं, सरकार के भी। लेकिन अगर हमें प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनानी है और हॉस्पिटल्स को पुश करना है कि वो स्कीम का अच्छे से इस्तेमाल करें, लोगों की सेवा कर पाएँ, तो हमें हॉस्पिटल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उस स्ट्रक्चर में उसको भी समझना ज़रूरी है। कई छोटे हॉस्पिटल्स जो और देश में मैक्सिमम छोटे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स आपको बड़े शहरों में मिलेंगे, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए स्कीम को अपनाना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि वो स्कीम को एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। हम जब स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, NABH स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, हम उसको यूनिफॉर्मली अप्लाई करते हैं पूरे देश में, जबकि हमारे हॉस्पिटल में हर तरह के हॉस्पिटल्स हैं, हमारे देश में हर तरह के हॉस्पिटल्स हैं, छोटे से लेकर जो 10 बेडेड हैं और 1000 बेडेड तक के हॉस्पिटल्स हैं। प्राइसिंग को या जो हम कॉस्ट कवर करते हैं, जो हॉस्पिटल को पैसा मिलता है उससे,
उसको पूरे हॉस्पिटल्स में एक साथ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हर हॉस्पिटल को सेगमेंट करके हमें उनको समझना पड़ेगा कि उनकी क्या दिक्कतें हैं। आई थिंक अगर सरकार ये करेगी तो मूविंग फॉरवर्ड ये स्कीम देश को बहुत अच्छी तरह बदल सकती है। चलिए, जरूरत यही है कि सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है, कुछ खामियां हैं तो उनको ठीक करने की भी जरूरत है, लेकिन चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और साइबर क्राइम एक नई समस्या जो लोगों के सामने बन रहा है, और उसमें लोगों को खुद जागरूक होना होगा कि वो जल्दबाजी ना करे और लालच ना करे, क्योंकि यही लालच जो है आपके बैंक खाते को भी खाली कर देता है। आप तमाम मेहमान जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।